तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म का सेकंड टाइप। लास्ट क्लास में मैंने आइसोमेरिज्म में डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ द आइसोमेरिज्म एंड उनमें से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक टाइप दैट इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म मैंने पढ़ाया था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो नाम से ही पता चल रहा है व्हेन द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स आर चेंज, व्हेन द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप विल बी चेंज। लेकिन एक बात यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एक तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो, या तो फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, उसकी पोजीशन चेंज हो, या तो फिर मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो। तो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होना, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होना, या तो कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हो जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इन सब की अगर पोजीशन चेंज होती है तो हम उसे पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। यानी कि सिंपली अगर आप इस बात को देखो तो ये ऐसा है कि कंपाउंड्स हैविंग द सेम साइज ऑफ द मेन चेन एंड द साइड चेन, मेन चेन एंड साइड चेन के साइज में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, अलोंग विद द सेम नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का नेचर भी सेम होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि उसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म है। हाँ, इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे मान लो मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं कि 1 2 3 4 5 6, मैंने OH को कार्बन नंबर 1 पे लिया, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? हेक्सेनॉल। हेक्सेन और लगा दिया ऑल। वैसे ये हेक्सेन 1 ऑल है, लेकिन पोजीशन 1 पे हम लिखते नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या हो? हेक्सेन 1 ऑल। अभी मैं इसको दूसरा चेंज कर दूं तो 1 2 3 4 5 6 और कार्बन नंबर 2 पर मैंने OH लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो गया? द कंपाउंड विल बी हेक्सेन 2 ऑल। तो देखो, आपने कहा था कि सेम साइज ऑफ द मेन चेन, मेन चेन का साइज कैसा होना चाहिए? 6 का, तो 6 का है। साइड चेन कोई था नहीं तो हमने साइड चेन लिया नहीं। फंक्शनल ग्रुप की आपने क्या कर दिया? पहले पोजीशन 1 पे था, अभी आपने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कहां पे कर दिया? कार्बन नंबर 2 पर कर दिया। तो कार्बन नंबर 2 पर पोजीशन और कार्बन नंबर 1 पर पोजीशन, और इसीलिए ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। इसका तीसरा भी पोजीशन आइसोमर बन सकता है, लेकिन आप चौथा लोगे तो वो तीसरे के जैसा हो जाएगा। यानी कि इसका अगर आप एक और आइसोमर बनाओ तो कैसा? 1 2 3 4 5 6, और ये कार्बन नंबर 3 पर भी आप चाहो तो OH ले सकते हो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन 3 ऑल, है ना। तो आपने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज किया और इसीलिए हम इसे पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स और भी इसके ले लेते हैं तो थोड़ा सा, जैसे हमने कहा था कि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो तो भी वो क्या कहलाएगा? पोजीशन आइसोमर ही कहलाएगा। डबल बॉन्ड की पोजीशन अगर आप चेंज करते हो या तो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की पोजीशन चेंज करते हो तो भी वो क्या कहलाएगा? पोजीशन आइसोमर कहलाएगा। जैसे आपने C4H8 यानी कि आपने ब्यूटीन लिया। अब ब्यूटीन में ऑब्वियसली अगर आप स्ट्रक्चर बनाने जाओ तो पहली स्ट्रक्चर कैसी? ये है और डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 पर है, तो इसका नाम क्या है? ब्यूट 1 इन। आपने क्या किया? डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दिया 2 पे, तो इसका नाम हो गया ब्यूट 2 इन। हमने कहा था डेफिनेशन में कि IUPAC नेम्स कैसे होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट है, लेकिन आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन पहले 1 पर रखी थी, अब आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन कहां पर रख दिया? 2 पर रख दिया, और इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। लेकिन आपने मेन चेन को चेंज नहीं किया। अगर आप ऐसा कर देते, मान लो 1 2 3, यहां पर आप कर देते 4 और यहां पे डबल बॉन्ड लगा देते,
तब ये पोजीशन आइसोमर नहीं होता। आप यहाँ पर 1 2 एंड 3, तो आपने ब्रांच में कार्बन का नंबर चेंज कर दिया, मेन चेन पर आपने कार्बन कितने कर दिए, 3 कर दिए, और होना कितना चाहिए था, 4। तो भले ही आपने पोजीशन यहाँ पर देखो तो 1 ही है, वहां भी पोजीशन 1 थी, पोजीशन में भी चेंज नहीं हुआ। और दूसरी बात की लॉन्गेस्ट चेन जो आपने सेलेक्ट किया यहाँ पर 4 था और यहाँ पर आपने 3 कार्बन ले लिया, और इसीलिए ये पोजीशन आइसोमर का एग्जाम्पल नहीं है। कुछ और एग्जाम्पल साइक्लिक ग्रुप के ले लेते हैं, कुछ एरोमेटिक के एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, हेलोजन्स के कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, तो आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है C4H9Cl। एक्चुअली ये जो ग्रुप है ना वो किसका है, आपने ब्यूटाइल लिया। अब देखो इसका और कैसे हो सकता है कि आपने 1 क्लोरोब्यूटेन यानी कार्बन नंबर 1 2 3 4, तो 1 क्लोरोब्यूटेन किया। अभी आप इसी क्लोरीन को यहां से हटा करके यहां पे लगा दो तो 2 पर, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 क्लोरोब्यूटेन हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, यहां पर क्लोरीन कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। मैंने आपको एक चीज कहा था कि अगर आप कोई ईथर ग्रुप लेते हैं, या तो कोई एल्काइल ग्रुप लेते हैं, या तो कोई हैलोजन ग्रुप लेते हैं, तो ये कभी भी फंक्शनल ग्रुप जैसा बिहेव नहीं करते हैं। इनको हम हमेशा प्रीफिक्स में यूज करते हैं, लेकिन हम इन्हें सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप तो कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हो। हमने यहाँ पर डेफिनेशन में आपको ऑलरेडी ये बात लिखाया हुआ है, देख लो यहाँ पे कि आप जब डेफिनेशन पढ़ो तो क्या लिखा है आपने कि मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो सकती है, फंक्शनल ग्रुप्स की पोजीशन चेंज हो सकती है, और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो सकती है। तो आपने यहां पर क्या किया है, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज किया है, यानी कि आपने क्लोरीन एज अ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की पोजीशन को चेंज किया है, इसलिए ये भी पोजीशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। एक और अलग एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज जैसे यहां पर एक आपने अलग एग्जांपल ले लिया, बेंजीन रिंग से रिलेटेड ले लिया। अभी इसका आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो तो C6H6O2 है। अब ये इसका दो तरह के आइसोमर बन सकते हैं, कौन कौन सा, बेंजीन 1,4 डाइयल या तो 1,4 बेंजीन डाइऑल, क्योंकि कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो गया, बेंजीन 1,4 डाइऑल। इसका नाम क्या हो गया, बेंजीन 1,2 डाइऑल। आपने क्या किया, एक OH ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन आपने 2 पर कर दिया। तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ द पोजीशन आइसोमेरिज्म। आप चाहो तो कोई साइक्लो ग्रुप ले लो, साइक्लोहेक्सेन जैसे आपने लिया, फॉर एग्जांपल कि आपने साइक्लोहेक्सेन में यहाँ पे OH लिया और यहाँ पे OH लिया, तो इसका आप जो दूसरा रूप लिखोगे, दूसरा आइसोमर लिखोगे, वो कैसा होगा, साइक्लोहेक्सेन में एक OH यहाँ पर और एक OH आपने यहाँ पर ले लिया। तीसरी पॉसिबिलिटी इसकी कैसी बन सकती है कि एक साइक्लोहेक्सेन में OH यहाँ पर और एक OH यहाँ पर आपने नीचे ले लिया। अब यहाँ पर फिर से रिपीट करोगे तो वो दूसरे जैसा हो जाएगा, इसके जैसा हो जाएगा, यानी कि साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइऑल, साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइऑल और साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइऑल, 3 इसके आइसोमर्स बन सकते हैं। अगर ऐसे ही आप साइक्लोप्रोपेन ग्रुप लेते हो तो साइक्लोप्रोपेन में यहां पर आपने OH लिया और यहां पर एक OH लिया, तो इसका कोई पोजीशन आइसोमर नहीं बनेगा। हाँ, एक दूसरा रूप आप इसका जो बना सकते हो वो कैसा कि एक OH आपने यहां पर लिया और दूसरा OH आपने यहां पर लिया, तो इसकी पोजीशन आपने चेंज कर दिया। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन में आपने कार्बन के नंबर में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को आपने चेंज कर दिया। तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, और क्या हो जाएगा 1,2 डाइऑल, ऐसा नेम हो जाएगा। और इसमें कैसा हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन 1,1 डाइऑल हो जाएगा। हालांकि ये ग्रुप अनस्टेबल होता है, लेकिन फिर भी हम पोजीशन आइसोमर में तो इसको काउंट कर ही सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई होगी कि पोजीशन आइसोमेरिज्म में हम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की पोजीशन,
और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करते हैं, लेकिन सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, जो हम कार्बन के नंबर का सिलेक्शन करते हैं, वो वैसा का वैसा होना चाहिए, चाहे वो ब्रांच हो और चाहे लीनियर हो, वो दोनों के केस में वैसे ही होने चाहिए। अब इसको एक थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझो स्टूडेंट कि पोजीशन आइसोमेरिज्म रियल में है क्या। इसको एक एग्जांपल, ये कोई कंपाउंड नहीं है, क्योंकि हमने ये जो सर्कल लिया ना, इस सर्कल का कोई आईयूपीसी नेम तो हो नहीं सकता है। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए लिया है कि पोजीशन में और चेन आइसोमेरिज्म में डिफरेंस क्या है। देखो, एक ये सर्कल है, इसके नीचे ये लाइन है, 2 कार्बन है, फिर ये 2 कार्बन है, लाइन डायग्राम है। तो 1 2 3 4 आप ऐसा एक कार्बन ले लिया, 1 2 3 4। अब आपने क्या किया कि इन दोनों को उठा के यहां पे रख दिया, तो आपने पोजीशन चेंज किया। सिलेक्शन ऑफ कार्बन के चेन में आपने कोई चेंज तो किया नहीं, जबकि आपने क्या किया कि इसको उठा करके, ये वाले ग्रुप को उठा करके यहां पे ऐड कर दिया, यहां पे ऐड कर दिया, तो ये कैसा ऐसा ग्रुप बन गया। अगर आप ऐसा करते हो तो ये चेन आइसोमेरिज्म होगा, और अगर आप पूरा उठा करके इसकी पोजीशन चेंज कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ये इसका एकदम सिंपल सा तरीका है जिससे आप पोजीशन आइसोमेरिज्म को बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हो। तो इसके पहले की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था चेन आइसोमेरिज्म, अभी मैंने आपको समझाया पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब पढ़ेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म को कई बार हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म को कई बार हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब देखो, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में यहां पर एक चीज आपको समझना है कि डेफिनेशन देख लो पहले, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स चेंज हो जाएंगे। यानी कि एल्कोहल हो सकता है ईथर में कन्वर्ट हो जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर में कन्वर्ट हो जाए, अगर कोई एल्डिहाइड है तो कीटोन में चेंज हो जाए, ऐसे फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए। कीटो इनॉल में ऐसा भी कन्वर्जन होता है, लेकिन हम उसको फंक्शनल आइसोमर में नहीं रखते हैं, उसको टॉटोमेरिज्म में रखते हैं, उसको यहाँ पे नहीं रखना है। तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए तो आप समझो कि आपने फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स लिया हुआ है। यहां पर एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अभी आप मान लो एक कार्बन लेते हो लाइक CH3OH, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप इसका फंक्शनल ग्रुप चेंज कैसे करोगे? हाँ, अगर आप 2 कार्बन लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने CH3CH2OH लिया, तो इसका फंक्शनल ग्रुप OH है, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। लेकिन इसी का आप चाहो तो दूसरा रूप क्या लिख सकते हो, CH3O and CH3, ऐसा लिख दिया आपने, तो इसका नाम क्या हो गया, मीथॉक्सीमीथेन। इसका नाम क्या हो गया, मीथॉक्सीमीथेन। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं, क्योंकि यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, एल्कोहल है, और यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, ईथर है। तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज कैसे हैं, सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, लेकिन दोनों के फंक्शनल ग्रुप कैसे हैं, अलग अलग हैं, और इसीलिए ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का बेस्ट एग्जांपल है, जिसके बेस पर आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को समझ सकते हैं। आइए कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैं लेकर के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले तो आपको ये समझ लेना है कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कौन कौन से कंपाउंड के बीच में हो सकता है। इसको समझने के पहले आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहां पर हो सकता है वो कुछ पॉसिबिलिटीज हम देखेंगे। देखो, पहला तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहां हो सकता है पहले समझ लो। पहले तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो सकता है बिटवीन एल्कोहल एंड ईथर। एल्कोहल एंड ईथर के बीच में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो सकता है। दूसरा कहां पर हो सकता है, बिटवीन
एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन के बीच में हो सकता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन के बीच में, अल्कोहल एंड ईथर के बीच में। अब किसके किसके बीच में ये आइसोमेरिज्म हो सकता है वो पॉसिबिलिटीज मैं आपको लिखा रहा हूं। बिटवीन द अल्कोहल एंड ईथर, बिटवीन द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। दूसरा, तीसरा किसके बीच में हो सकता है? बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स के बीच में हो सकता है। तीसरा किस में हो सकता है? एमाइंस के बीच में हो सकता है, यानी कि 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन आपस में इंटर कन्वर्टेड हो सकते हैं क्योंकि वो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। चौथी पॉसिबिलिटी कहां हो सकती है? साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड में हो सकती है। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड के बीच में भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो सकता है। पांचवा किस में हो सकता है? बिटवीन नाइट्रो एंड नाइट्राइड, दोनों अलग अलग ग्रुप हैं, इन दोनों के बीच में भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो सकता है। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी कौन कौन से कंपाउंड के बीच में हो सकती है? तो पहला है बिटवीन अल्कोहल एंड ईथर, दूसरा है बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, थर्ड वन इज बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, थर्ड वन इज बिटवीन एमाइंस, यानी कि बिटवीन द 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइंस, बिटवीन साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, एंड फिफ्थ वन बिटवीन द नाइट्रो एंड नाइट्राइट। इनके बीच में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आपस में इंटर कन्वर्टेड हो सकता है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर वेट में कोई चेंज नहीं होगा। इसका आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, एक एक एग्जांपल हम इसके पढ़ते जाएंगे तो हमको थोड़ा चीजें जल्दी क्लियर हो जाएंगी, है ना। यहां पर देखो, ऐसे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। अभी मैंने आपको जो एग्जांपल लिया था लाइक CH3CH2OH, तो इसका दूसरा फॉर्म कैसा हो सकता है? CH3OCH3 हो सकता है, यानी जो इथेनॉल था वो इथेनॉल अभी क्या हो गया? मिथॉक्सी मीथेन हो गया, मिथॉक्सी मीथेन हो गया। हालांकि इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है? डाईमिथाइल ईथर है और इसका नाम इथाइल अल्कोहल है। इन दोनों के मैंने IUPAC नेम लिखे हैं जिसे हम रिस्पेक्टिवली इथेनॉल एंड मिथॉक्सी मीथेन कहेंगे। ऐसा आइसोमेरिज्म और भी कौन कौन से अल्कोहल एंड ईथर में हो सकता है? मान लो अगर आपने एक ऐसा अल्कोहल ले लिया लाइक CH3 CH2 CH2 CH2OH, तो आपने ले लिया ब्यूटेनॉल। ओके, तो ब्यूटेनॉल का एक इथरल ग्रुप भी हो सकता है, कौन सा? CH3CH2O CH2CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथॉक्सी इथेन। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी इथॉक्सी इथेन। तो ये दोनों इथरल कंडीशन, यानी कि अल्कोहल एंड ईथर के बीच में भी इस तरह का फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म प्रेजेंट हो सकता है। दूसरे जो एग्जांपल्स मैं आपको लेने वाला हूं, बिटवीन द एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन के बीच में भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो सकता है। कैसे, उसका एग्जांपल लेते हैं। हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं? दूसरा वाला, बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। यू नो, एक अगर आप कार्बन लेते हो तो उसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप एक कार्बन लोगे तो HCHO लोगे और फिर उसका कोई कीटोनिक फॉर्म नहीं बनेगा। एटलीस्ट आपको 2 कार्बन लेना पड़ेगा, तो इसमें पॉसिबल नहीं है। 2 कार्बन लेते हैं, CH3CHO, इसका नाम है इथेनल, है ना। IUPAC नेम मैंने आपको पढ़ाया, 2 कार्बन है, सफिक्स अल है, तो नाम क्या हो गया? इथेनल। आप इसका दूसरा फॉर्म लिख लो, CH3C डबल बॉन्ड O और CH3। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? आपने 2 कार्बन लिए, यहां पर आपने 1 2 3 ले लिया,
तो इसका भी आप कीटोनिक फॉर्म नहीं बना सकते हैं, यानी कि मीथेनल में और इथेनल में ये कन्वर्जन बिटवीन द एल्डिहाइड एंड कीटोन पॉसिबल नहीं है। अभी एक तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें हम कार्बन का नंबर थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। लाइक यू आर टेकिंग CH3 CH2 CHO, इसका नाम हो गया प्रोपेनल। प्रोपेनल ले लिया आपने। तो इसका एक फॉर्म हम ऐसा बना सकते हैं लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आपने कार्बन के नंबर में कोई चेंज नहीं किया, सेम कार्बन नंबर्स 1 2 3, यानी इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कैसा है C3 और H कितने हैं 3 और 3 6, C3H6 और एक ऑक्सीजन। तो ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो इसका भी है 3 2 5 और 1 6, हाइड्रोजन 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन यहां पर जो ग्रुप आपने लिया इट इज कीटोन, यहां पर आपने जो ग्रुप लिया वो है एल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या होगा प्रोपेनॉन। इसका नेम क्या हो जाएगा प्रोपेनॉन। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन के बीच में जो आइसोमेरिज्म होगा उसके लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए 3 कार्बन चाहिए, तब इनके बीच में ये आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगा। तीसरा केस हम ले लेते हैं बिटवीन द एस्टर्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरा केस हम ले लेते हैं बिटवीन एस्टर्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में एक हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप कोई एस्टर का एग्जांपल लो या कार्बोक्सिलिक एसिड लो, क्योंकि दोनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हो लाइक CH3COOH। एक कार्बन लोगे तो HCOOH यानी कि मीथेनोइक एसिड, और इसका कोई एस्टर नहीं बनेगा। ये जो कंपाउंड है इसका नाम है इथेनोइक एसिड। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथेनोइक एसिड, है ना। अब मैं विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन इसका एस्टर फॉर्म लिख सकता हूं। कैसे? इसको अगर हम ऐसा लिख दें H C डबल बॉन्ड O एंड OCH3, आप ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज एक जैसे हैं, मॉलिक्यूलर वेट एक जैसा है। कार्बन का नंबर 1 2, तो ये कैसा है CN2। हाइड्रोजन कितना है 4 H4 एंड O कितना है 2। इसका भी कितना है 1 2 3 1 4 एंड O2, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसे हैं। तो इसका नेम क्या हो जाएगा मीथेनोएट, क्योंकि एस्टर है तो आप सफिक्स क्या लगाओगे OH लगाओगे, तो नेम क्या हो जाएगा मिथाइल मीथेनोएट। एक तीसरी पॉसिबिलिटी यहां पर और भी हो सकती है कि इसका आइसोमर जो है ना वो साइक्लिक भी कोई कंपाउंड अगर हम बनाएं तो ऐसा भी पॉसिबल। अभी देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, हाँ, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की ये भी स्ट्रक्चर है और ये भी स्ट्रक्चर है, दोनों के IUPAC नेम कैसे हैं अलग अलग है। तीसरी पॉसिबिलिटी ऐसी भी तो बन सकती है कि यहां पर आप कार्बन ले लो, यहां पर ऑक्सीजन ले लो, यहां पर O एंड H ले लो, और फिर इसके बाद 2 ऑक्सीजन यूज कर लिया तो 1 2 और 2 यहां पर हाइड्रोजन ले लो, 1 हाइड्रोजन यहां पर ले लो, तो 2 और 1 3 और 1 4, बिल्कुल राइट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, तो ये एक ऐसा ग्रुप बन गया। अब हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप हो गए, एक तो हो गया OH और दूसरा क्या हो गया ईथर। पहले इसका फंक्शनल ग्रुप क्या था कार्बोक्सिलिक एसिड था, फंक्शनल ग्रुप चेंज करके आपने एस्टर बना दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखा, फिर आपने क्या बना लिया साइक्लिक ईथर बना लिया। तो ये एक ऐसी स्ट्रक्चर भी इसकी पॉसिबल है, यानी कि एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड साइक्लिक इथरिक अल्कोहल में भी ऐसा कन्वर्जन हो सकता है, मतलब कि एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अब यहां से हटा देते हैं एस्टर्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईथर के बीच में भी, लेकिन कैसा साइक्लिक ईथर के फॉर्म में भी इंटर कन्वर्जन फंक्शनल ग्रुप का हो सकता है और ये पॉसिबल। इज इट क्लियर स्टूडेंट?
तो एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल हम 3 कार्बन्स ले लेते हैं, लाइक CH3, CH2, COOH। तो इसका नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। ओके, अभी इसमें हम एक काम करेंगे कि अगर हम एस्टर बनाएं तो ये कैसा बन सकता है मालूम? CH3C डबल बॉन्ड O एंड O। अभी 3 कार्बन लिया है आपने, तो ये आप यहां पर चाहो तो ऐसा CH3 ले लो। कार्बन का 1 2 3, यहां पर वही 1 2 3, हाइड्रोजन 3 3 6, तो यहां पर भी 3 2 5 एंड 1 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी मीथॉक्सी, है ना, मीथॉक्सी, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। मैंने आईयूपीएसी नेम में ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है। और ये 1 एंड 2, तो क्या नाम? मीथॉक्सी इथेनोएट, ऐसा भी इसका नॉमेनक्लेचर हो सकता है। अब इसमें हम पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं साइक्लिक ईथर की, तो वो कैसा हो सकता है? 1 2 3, यहां पर ऐसा ऑक्सीजन और CH2 एंड CH2, ऐसा भी ग्रुप हो सकता है। ये साइक्लिक ईथर के फॉर्म में कन्वर्ट, सॉरी, अब एक ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, तो यहां पर आप क्या करो कि इसको आप पहले OH लगा दो, यहां पर एक OH, तो एक H यहां पे और बच जाएगा। वैसी स्ट्रक्चर भी हो सकती है, यानी कि इसके 3 आइसोमर्स बन सकते हैं। ओके, तो बिटवीन एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड साइक्लिक ईथर और एल्कोहल के बीच में भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। इज इट क्लियर? तीसरा जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हम लेंगे वो है, तो देखो पहला केस था किसमें? बिटवीन एल्कोहल एंड ईथर, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। फिर अभी हम जो अगला ग्रुप पढ़ेंगे वो और किसके किसके बीच में हो सकता है। यहां पर मैंने आपको कुछ चीजें लिखवाई थी, ध्यान रखो किसके किसके बीच में ऐसा आइसोमेरिज्म हो सकता है। एल्डिहाइड एंड कीटोन के बीच में मैंने समझाया आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स के बीच में समझाया, एमाइंस, साइनाइड एंड नाइट्रो के बीच में आपको समझना है। एमाइंस के बीच में एक ऐसा इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है, वो आप समझ लो। एमाइंस के बीच में, बिटवीन एमाइंस, एमाइंस के बीच में भी ऐसा इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है। कैसे? मान लो जैसे आपने 1 कार्बन लिया तब तो पॉसिबल नहीं है, CH3NH2 से कोई सेकेंडरी एमाइन नहीं बनेगा। CH3CH2NH2 से बन सकता है। कैसा बन सकता है? इसका नाम हो जाएगा इथेनामाइन। इथेनामाइन। आप इसका दूसरा फॉर्मेट कैसा बना? ये पहला एग्जांपल लिया मैंने, पहला एग्जांपल लिया, ये दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। तो आप इसका दूसरा एग्जांपल का और क्या बन सकता है? लाइक CH3NH एंड CH3, ऐसा हो सकता है कि नहीं? काउंट कर लो कितने, 1 2 कार्बन, तो 2 कार्बन, 3 2 5 2 7, 3 3 6 और 1 7 और एक नाइट्रोजन, बिल्कुल सही है। तो इसके 2 फॉर्म्स हो सकते हैं, इसके इथेनामाइन के। तीसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं प्रोपेनामाइन के, लाइक CH3 CH2 CH2NH2, प्रोपेनामाइन। ये कैसा है? 1 डिग्री, प्रोपेनामाइन। ओके, ये कैसा है? 1 डिग्री एमाइन है। ये कैसा था? ये वाला 1 डिग्री था, और ये कौन सा है? 2 डिग्री एमाइन। दिस इज 2 डिग्री एमाइन, दिस इज 1 डिग्री एमाइन। तो इसके और 2 डिग्री कौन से हो सकते हैं? देखो ऐसे हो सकते हैं, CH3N और H, यहां पर CH2 एंड CH3, ये इसका 2 डिग्री एमाइन हो गया। इसी का 1 डिग्री, तो इसी का 3 डिग्री भी कैसे पॉसिबल है? लाइक N, यहां पर CH3 और CH3, इसका 3 डिग्री एमाइन आपने बना लिया। इन तीनों के आईयूपीएसी नेम अलग अलग। इसका नाम होगा N मिथाइल इथेनामाइन। नाम क्या होगा? N मिथाइल इथेनामाइन। इससे रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन है तो आईयूपीएसी नेम का मैंने एमाइंस का जो वीडियो लेक्चर बनाया है उसमें देख लेना। इसका नेम क्या हो जाएगा? NN
डाईमिथाइल NN डाईमिथाइल मीथेनामाइन, ये इसका IUPAC नेम हो गया। तो सबके IUPAC नेम अलग अलग हो गए, यानी कि एमाइंस के बीच में भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो सकता है। अगला जो केस आपको लेना है बिटवीन साइनाइड्स, बहुत ही सिंपल है। साइनाइड के बीच में कैसे पॉसिबल है वो आप यहां पे देख लो। साइनाइड्स के बीच में साइनाइड क्या बना सकते हैं, आइसोसाइनाइड बना सकते हैं। एक एग्जांपल लेंगे, लाइक इसमें एक कार्बन से भी पॉसिबल है CH3CN और इसी का क्या CH3NC। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो इसके दो आइसोमर हो गए, एक तो हो गया मिथाइल साइनाइड, एक हो गया मिथाइल साइनाइड, और दूसरा क्या हो गया मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो दो इसके आइसोमर्स हो गए नहीं। तो ऐसे साइनाइड के और कोई भी फॉर्म हो सकते हैं, ऐसे ही नाइट्रो के भी पॉसिबल है और नाइट्राइड के बीच में हो सकता है, बिटवीन नाइट्रो एंड नाइट्राइड्स, नाइट्रो एंड नाइट्राइड्स, नाइट्राइड्स। कैसे, इसको समझ लो थोड़ा। जैसे आपने लिया मान लो CH3NO2, तो आप क्या लिखोगे इसको नाइट्रोमीथेन बोलोगे। क्या बोलो इसको नाइट्रोमीथेन। इसके दो चीजें पॉसिबल हैं, दो आइसोमर्स पॉसिबल हैं। एक तो इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो तो वैसा ही, लेकिन N के साथ डबल बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O जुड़ा हो, यानी यहां पर नाइट्रोजन की डायरेक्ट बॉन्डिंग किसके साथ है, कार्बन के साथ है। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि ये कार्बन में आप H की पोजीशन तो चेंज नहीं किया, लेकिन आपने O एंड डबल बॉन्ड O ऐसी पोजीशन कर दिया। तो अभी ऑक्सीजन की बॉन्डिंग किसके साथ है, कार्बन के साथ है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है। तो हम इसको बोलेंगे दिस इज नाइट्रोमीथेन। क्या हो गया ये, नाइट्रोमीथेन। जब इसी का ऑक्सीजन कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा तो अब इसे क्या बोलेंगे, देन इट इज कॉल्ड मिथाइल नाइट्राइट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो नाइट्रो कंपाउंड्स भी इस तरह के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बना सकते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको दो चीजें पढ़ाया। एक तो पहली क्लास में देखो आइसोमेरिज्म के केस में मैंने स्ट्रक्चरल का चैन आइसोमेरिज्म पढ़ाया था। आज आप लोगों को पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्लियर किया। इससे थोड़ा सा आइसोमेरिज्म के चीजें क्लियर हो जाएं, एक बार पूरा पढ़ लेंगे, फिर धीरे धीरे इसमें क्वेश्चंस करेंगे कि किस तरह के आइसोमेरिज्म, किस कंपाउंड के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए एड्यूकेयर। थैंक यू।